ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सूरत हाल पर ऑल्दो उसमें एक जमूद है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद दोनों जो फ्रीकैन हैं वो बातचीत के लिए राजी नजर आते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड पूरी सूरत हाल में स्पॉयलर का रोल जो है वो प्ले कर रहा है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत के हवाले से भी खबरें डेफिनेटली आपने देखी होंगी, जिसमें बताया गया कि ट्रंप ने खासा बुरा भला कहा और इसराइल को मना किया कि वो जिस तरह से लेबनान में और गजा में जिस तरह सूरत हाल को ख़राब किए हुए है वो उससे बाज रहे, क्योंकि लेबनान का सीज़ फायर और सारी की सारी चीज़ें कुछ कंडीशंस ईरान की जानिब से बीच में लगाई गई हैं। इस पजीदा जो ये मामला है, जरा इस पर बात करते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते चलो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर चीमा साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं और साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी खासी गहरी नज़र रखते हैं, और साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। चीमा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। वैसे भी अमेरिका में इस टाइम मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं कि क्या दोनों जानिब जो हैं वो करीब आ जाते हैं? कभी इंचीज अवे की बात होती है, एग्रीमेंट ब्लॉकेट खत्म होने की बात हो जाती है, लेकिन कोई प्रॉपर सीज फायर के बाद भी प्रॉपर एग्रीमेंट जो है वो होता नजर नहीं आता। क्या है, क्या टाइम टेक कर रहे हैं दोनों जानिब? अब बहुत शुक्रिया आदिल साहब। और देखें, बात सिंपल सी है कि मुझे लग रहा है कि अगर जो पहला फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार होने में और उसके साइन होने में इतना टाइम लग रहा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट कैसे होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त मुझे अमेरिका और ईरान के डिफरेंसेस कम नज़र आते हैं और अमेरिका इसराइल के डिफरेंसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त ईरान कोई ऐसी चीज़ जो अमेरिका चाहता होता ना मान रहा होता, या कोई डिसएग्रीमेंट होता और यहाँ रिस्पॉन्स लेट आ रहे होते ईरान की साइड से, तो आपने सुनना था अमेरिकी सदर से कि अब हम कल हमला करने लगे हैं, मुझे फलां मुल्क ने रोक लिया। अभी कल वो आयतुल्ला मुज्तबा साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि अगर मेरे लिए मिलेंगे तो बड़े ऑनर की बात होगी। तो इट मीन्स कि मसला कहीं और है। मसला ये है कि एक तरफ से ट्रंप साहब इलेक्शन ईयर पॉलिटिक्स के बीच में फंसे हुए हैं और नेतन्याहू जो है वो अपनी उस डोमेस्टिक प्रेशर के ऊपर है। वो चाहता है कि मैं हमास को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करूँ। जब सायरन बजते हैं, लेबनान पे उन्होंने ऑलरेडी हमले काफ़ी किए हैं, वो एक ही गोल लेके बैठा हुआ है, जी मैंने हमास ख़त्म करनी है। पहले वो गज़ा उन्होंने सारा तबाह किया, अब वो लेबनान में घुसे हुए हैं और मकसद, और ट्रंप मना कर रहा है कि ये काम ना करो। हर रोज़ इज़राइली जो वज़ीर हैं उनके लिए दुनिया में रास्ते बंद हो रहे हैं। आज भी आयरलैंड ने एक बड़े उनके हॉकिश वज़ीर है, उनकी एंट्री बैन की है। तो मुझे लगता है कि ये इस वक़्त जो मसला है वो ये है कि जो लीडरशिप है अमेरिका की, वो नेतन्याहू को कन्विंस नहीं कर पा रही। और ऐसे लग रहा है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर होते भी, वो जो किसी मुल्क के पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है, जिससे वो अपनी मर्ज़ी से फैसले कर रहा है, वो शायद ये नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ा इश्यू नज़र आ रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और ट्रंप ठीक है। साहब के लिए भी मसले चीमा हैं, साहब, क्योंकि यहाँ पे गैस की माजी में प्राइस ये पावर अमेरिका के पास रही है, अमेरिका जिस तरह चाहता था चीज़ों को वैसे मैनेज कर लेता था। क्या अमेरिका कमज़ोर हो गया है? कि सदर ट्रंप जो है वो एक कमज़ोर सदर हैं कि वो नेतन्याहू को मना नहीं पा रहे, या वो उनसे इतने तगड़े उनके सामने हो गए हैं कि सदर ट्रंप की बात नहीं मान रहे? देखें, उसमें ना एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट कही जाती है कि जहाँ पे जिसको आप इज़राइली लॉबी कहते हैं, वो दोनों साइड पे इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। वो रिपब्लिकन्स को भी पैसे दे रहे होते हैं, डेमोक्रेट्स को भी दे रहे हैं। इलेक्शन ईयर है, कुछ महीने रह गए हैं, अब चीज़ें को कैसे मैनेज करना है। तो हमेशा ये तसव्वुर किया जाता है, सोचा जाता है इवन कि वो डेमोक्रेट्स जो बड़े टफ लाइन ले रहे थे इज़राइल के ऊपर, वो भी अब थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं इज़राइल के ऊपर। जो चाहते थे कि वहाँ पे जो बुलडोज़र नहीं जाने चाहिए या सपोर्ट नहीं जानी चाहिए, वो भी सॉफ्ट होते नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो हैं, वो लार्जली आपको पता है खुद फैसले करते हैं, या वो जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ से फैसले लेते हैं, वो अपनी कैबिनेट को भी लंबा-चौड़ा नहीं पूछते। तो मुझे लगता है, और ख़ास तौर पे मार्को रूबियो का रोल भी उन्होंने वैसे तो रखा हुआ है, लेकिन इन ख़ासतौर नेगोशिएशंस में उनका कोई लंबा-चौड़ा रोल नज़र नहीं आता। ठीक है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, तो वो जो अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो जो फैसले कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोग हैं जो उनके फैसलों को असरअंदाज कर रहे हैं। उनमें वो बड़े करीबी लोग हो सकते हैं जो उन व्हाइट हाउस के अंदर हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे, वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर नहीं होंगे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं होंगे, क्योंकि अमूमन जब प्रेसिडेंट नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो ये वहाँ पे टेबल पे नहीं है। तो असल मसला ये है
कि ट्रम्प साहब के ऊपर प्रेशर है और वो उस प्रेशर को वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे, वो उसको उसको उनके पास अल्टरनेट मतलब नज़र नहीं सिंपली आ रहा कहें है, कि सर इसीलिए ट्रंप इस पूरी वो सूरत थोड़ी हाल बहुत में जो है वो एक फंसे हुए नजर आते हैं। जिस तरह जनरल साहब जाहिद साहब आपको वेलकम करेंगे, ये बता दें कि जिस तरह शुरू में ईरानियों का भी मौकफ था कि ये इसराइल जो है मैनुपलेट कर कर बनाकर अमेरिका को वो 90 मिनट की पूरी प्रेजेंटेशन सिचुएशन रूम में उसके बाद जंग की जानिब कायल करना कि चंद हफ्ते चलेगी ठीक हो जाएगा मामला। एक तो पहले ईरान के मामले फंस गए, अब इसराइल खुद एक हर्डल नजर आ रहा है पूरे इस प्रोसीजर के अंदर कि अमेरिका कहीं ना कहीं बातचीत करना भी चाह रहा है, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट भी करना चाह रहा है, एक स्पॉइलर का रोल उसमें इसराइल प्ले कर रहा है। जी थैंक यू वेरी मच नजाम साहब फॉर हैविंग मी, और मेरा चीमा साहब को बहुत सलाम। देखिए कुछ हद तक तो ये बात ठीक है कि एक स्पॉइलर का रोल अदा करें, बट अमेरिका इज नॉट अ स्मॉल कंट्री जी, यूनिलैटरल पावर है। जो चीजें मुझे बहुत आर्गुमेंट किया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन तो नजर आ रही है, लेकिन प्रेशर है या नहीं है वो मुझे कोई इतना खास नजर नहीं आ रहा कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो कि वो स्ट्रेटेजिक एक बर्डन के तौर पे इजराइल को ले। उसकी वजह ये है जो पैरेलल हम अब चीजें चल रही है वो लेबनान का जो अकॉर्ड चल रहा है, जो लेबनान की जो बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, तो वो भी यूनिलैटरल किस्म की एक अकॉर्ड की तरफ जा रहा है जिसको रिजेक्ट कर दिया है हिजबुल्ला ने भी रिजेक्ट कर दिया है, पीपल ऑफ उधर उनके स्पीकर लेबनानी स्पीकर ने भी रिजेक्ट किया। उसकी वजह यह वो कहते हैं यार ये वन साइडेड एक कोई पीस की तरफ बढ़ता हुआ कदम तो नहीं है। तो ये एक मिक्स है, इंडिविजुअल्स का रोल भी उसमें है जिसकी तरफ चीमा साहब इशारा कर रहे थे कि स्टेट्स क्राफ्ट भी बड़ी डिफरेंट किस्म की है, और इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमने पहले यू हैव क्रिएटेड अ कॉन्फ्लिक्ट, आप उसको मैनेजमेंट भी आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। जो मैं लेबनान के पीस अकॉर्ड की बात कर रहा था, जो पीस एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या बातचीत हो रही है, उसको भी ऑलरेडी उसकी बुनियाद ही ऐसे है कि जैसे डिसआर्मामेंट ऑफ हिजबुल्ला ज्यादा है वो, और बाकी चीजों को एड्रेस करना पीस को, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथन ही कर रहा है जो अब इस वक्त इजरायली एप्लीकेशन है, तो वो चीजें फिर शक पैदा कर देती है। ये वॉर्स क्रिएट की जाती है, फिर उसको मैनेज किया जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए। ये वाहिद वॉर है जिसका अभी तक मेरे ख्याल में वॉरिंग फैक्शंस को भी समझ नहीं आ रही कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या और हमने अचीव क्या कर रहे हैं। और ये जो मिसकैलकुलेशंस हैं, जब रेगुलर एक स्टेट के तौर पर हमने एप्लीकेशन देखी थी अमेरिका की, तब भी इस तरह की चीजें हमने बहुत ऑब्जर्व की थी। वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन देख लें, 20 साल की एप्लीकेशन अफगानिस्तान की, उसके बाद देख लें एंड रिजल्ट क्या हुआ, एंड स्टेट न को पॉलिटिकल मिलिट्री कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। यूएस के अंदर अपने उनके कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ये जो फियास्को हुआ है या ये जो इस वॉर की आउटकम्स है, दीज आर वर्स देन द आउटकम्स ऑफ द जो वियतनाम वॉर थी, उससे भी ज्यादा वर्स्ट है। उसका इम्पैक्ट ऐसा आएगा जो आने वाली नस्लें भी फील करेंगी। तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक दुआ करें कि सेंस प्रिवेल करे और उसको बेटर मैनेज करके पीस की तरफ चले जाएं, तो अमेरिका की अपनी भी आगे जाके चीजें बेहतर हो जाएंगी एज कंपेयर टू कि अगर वो एक सेल्फ क्रिएटेड नोशन ऑफ विक्ट्री और एक chaos अगर छोड़ के जाएंगे तो और लोग उनसे दूर होंगे। ऑलरेडी नेटो वगैरह के हम चीजें देख रहे हैं कि कैसे डिस्टेंस कर रही हैं बहुत से ममालिक और बहुत सी पॉलिसीज, अमेरिकन पॉलिसीज। ठीक है चीमा साहब, अमेरिका विद इन अमेरिका भी एक प्रेशर है, कांग्रेस में उनके इख्तियारात के हवाले से मजीद मामला चल रहे हैं, तो विद इन अमेरिका जो प्रेशर है क्या वो ट्रंप को मुतासिर कर रहा है? और आगे मिड टर्म बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, आप वहाँ पे मुलाकातें भी कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियन भी हैं, जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट भी हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो क्या सेंस कर रहे हैं विद इन अमेरिका, क्या पाया जा रहा है ट्रंप को लेकर? देखिए, अमेरिकी सदर जो हैं, वो उन्होंने एक नई चीज़ देखी है कि एक बायपार्टिज़न कंसेंसस है कि इस जंग, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकला जाए, और इसमें 4 एक जो है वो रिपब्लिकन्स ने भी उनका साथ दिया है। तो ये अब ज़ाहिर बात है, ये पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करता है कि देखें एक रेज़ोल्यूशन है जो आया है वहाँ से, और मुझे लगता है कि ये एक पैनिक तो क्रिएट होती है इससे। ये तो नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता। मीडिया सारा दिन पहले ही बात कर रहा है कि इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मीडिया कह रहा है कि जनाब ट्रंप साहब की और नेतन्याहू की आपस में जो है वो बड़ी सख्त किस्म की बातें हुई हैं। ट्रंप नेतन्याहू को क्रेजी कह रहे हैं। ट्रंप अपने वो चीज़ें जो करवाना चाहते हैं उनसे नहीं हो पा रही। अब ट्रंप को ये भी उनके ऊपर प्रेशर है कि अब जब ईरान को जो फ्रोजन एसेट्स हैं जब वो मिलने हैं,
तो मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे डेमोक्रेट्स को कि तुमने भी पैसे दे के जो कि ईरानियन पैसा है और डील की, और अब हम भी वही पैसा दे के डील कर रहे हैं। तो मल्टीपल किस्म के प्रेशर है, लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर एक तरफ से सोसाइटी का है, महंगाई का है, गैस प्राइसेस का है, फिर अभी पार्लियामेंट, अभी कांग्रेस आ गई है, फिर उसके बाद अपनी पार्टी का, फिर इलेक्शंस लड़ने हैं, और क्या इसी तरह इलेक्शन में चले जाना है? तो मुझे लगता है कि जिस तरह नेतन्याहू, बाइडेन एंड डेमोक्रेट्स का कैरियर खा गए, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का भी कैरियर भी को भी इफेक्ट होगा, लेकिन एक बड़ा, क्योंकि ट्रंप साहब लंबी सोच के बैठे हुए हैं। ट्रंप साहब सोच के बैठे हैं कि मैंने अब मेरे अपने जाने के बाद भी अमेरिका को मैनेज करना है, भले अपने बेटे के ज़रिए, भले किसी ऐसे बंदे के ज़रिए जिसको वो दोबारा एज़ अ रिपब्लिकन वो इंट्रोड्यूस कराएँ, और हो सकता है सारे का सारा नैरेटिव ही इलेक्शन का बदल जाए। यहाँ पे जो सियासत है, इंटरनल सियासत आइडेंटिटी पे आ जाए, इंटरनल सियासत माइग्रेंट्स के खिलाफ हो, इंटरनल सियासत जो है वो मज़हबी शुरू हो जाए, एथनिसिटी के ऊपर शुरू हो जाए, अस वर्सेस देम पे शुरू हो जाए। तो ट्रंप साहब भी एक लंबी सोच लेके बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो जब ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ती हैं, जब वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लोगों को इकोनॉमिकली हिट करता है, तो लोगों को फिर कैसे कॉम्पनसेट करना है? मुझे लगता है कि जो एजेंडा है सियासत का, वो बड़ा ड्रेस्टिकली चेंज होने वाला है अमेरिका के अंदर, क्योंकि ट्रंप साहब लंबा सोच के बैठे हैं। उनके पास ये तो कहने को कुछ नहीं है कि मैंने जो है वो आपके लिए, अभी मैं देख रहा था आज उन्होंने कहा जी हमने मई के महीने में 2.25 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं। लोग इस चीज को तो वो नहीं सोच रहे, लोग तो सोच रहे हैं कि इस वक्त जब तेल डलवाने, क्योंकि हर बंदे के पास गाड़ी है, हर बंदे ने गैस स्टेशन डेली दूसरे दिन जाना है और जो देखना है जो कि दिल में कीमत आ रहा वहीं है पे वहीं ट्रंप का, इंटैक्ट जैसे और वो बढ़ी है। सोच रहे हैं वैसे ही लोगों के सामने बयान भी कर देते हैं, और मतलब कोई जज उसको उस तरह से उनको किया नहीं जा रहा, लेकिन डेफिनेटली विद इन अमेरिका तो लोग जज कर रहे होंगे और उसका जो है असर भी उनकी सियासत पर नजर आएगा। जनरल साहब, जिस तरह से कह रहे दोनों जानिब से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ईरान ने भी जिस तरह जवाब दिया है, कुवैत में, बहरीन में, और अमेरिका ने भी जिस तरह से अटैक किया है उनके एक जजीरे के ऊपर, क्या जंग बंदी टाइम गुजरते टाइम के साथ साथ तो कमजोर नहीं होती जा रही? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इतनी कमजोर हो रही है। उसकी वजह यह है कि दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एस्केलेशन लैडर पे अब ऊपर नहीं जाना चाहिए, ईरान भी और अमेरिका भी, बिकॉज मिलिट्री एप्लीकेशन हैज नॉट ब्रॉट देम द चेकमेट। कोई उसने इम्पैक्ट नहीं डाला, इसलिए तो नेगोशिएशंस के जरिए दोनों जो है ना वो अपनी नोशन ऑफ विक्ट्री करना चाह रहे हैं, और पॉलिसी कैप्चुलेशन चाह रहे हैं कि डायलॉग की टेबल पे हम ज्यादा से ज्यादा अचीव कर लें, क्योंकि मिलिटरीली तो वो अचीव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इतना वो ठीक है इंसिडेंट्स हुए हैं, जो कुवैत वाला इंसिडेंट है, ईरान तो खैर कह रहा है कि जी वी हैव नॉट डन दिस व्हाटएवर, वो दैट वाज अ डेंजरस एस्केलेशन, क्योंकि एक सिविल स्ट्रक्चर को आपने किया, एयरपोर्ट को किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, दैट वाज अ सीरियस स्टेप, और उसकी रिपरकशंस भी हो सकती थी। लेकिन जो भी अभी रिस्ट्रेंट है वो भी मेंटेन है, जो पोजीशंस है वो भी मेंटेन है। आई थिंक हुर्मस का जो ब्लॉकेड है, जब ये अगर खुलता है तो फिर हम और स्पीड में पीस जो फ्रेमवर्क है कम से कम उसको इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे, वो हो सकते हैं। बट इस तरह की चीजें वॉर में चलती रहती हैं। हाँ, जो लेबनान का इशू है वो मुझे ज्यादा डेंजरस लगता है कि उस पर कोई रिस्पॉन्सेज जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने भी थ्रेटन किया है कि अगर वो इसी तरह अटैक्स अपने उन्होंने जारी रखे, वहां पे वन ऑड इंसिडेंट इन लेबनान जो है उसका खतरा मुझे ज्यादा है एज कंपेयर टू इस ईरान के अंदर या यहाँ पर जो कार्रवाइयां उससे ज्यादा। ठीक है सर, न्यूक्लियर एक बड़ा इशू था जिसके ऊपर ईरान बात करने को उस तरह से तैयार नहीं था, बल्कि जो इब्तदाई जो मराहिल थे उसमें तो बिल्कुल उसको डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा था। क्या वो अभी भी एक बड़े मसले के तौर पर मौजूद है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर सेटलमेंट हो जाएगी? एनरिच्ड यूरेनियम की जो बात है, देखिए एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर ईरान ने पहले भी एक पोजीशन ली थी, वो थर्ड पार्टी के जरिए ट्रांसफर भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, उस पर बातचीत हो सकती है, वो इतना कोई बिग इशू नहीं। हाँ, ईरान विल नेवर अलाउ कि अमेरिकन उसको, दे शुड कम एंड टेक इट आउट, और अमेरिकन शुड डील विद इट। वो किसी थर्ड पार्टी के साथ उसके ऊपर कर, देखिए ईरानियंस भी चाहते हैं कि जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं वो बहाल हो। देयर इज अ सिचुएशन इन ईरान आल्सो, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट दैट गुड, उनके एसेट्स जो है वो बहाल हो, और अगर उनको कोई थोड़ा सा एक एडिशनल चीज मिल जाती है हुर्मस के कॉन्टेक्स्ट में, उसके कंट्रोल तो उसके पास रहेगा। अब उनको न्यूक्लियर की इतनी जरूरत इस तरह की है नहीं, और एनरिच्ड यूरेनियम की इतनी नहीं है। उनका हुर्मस जो है वो न्यूक्लियर से भी आगे चला गया, और वो मुस्तकबिल में भी इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। उस पर कंप्रोमाइज हो सकता है, वेज एंड मीन्स डिफरेंट हो सकते हैं, थर्ड पार्टी से हो सकता है, आईएई के नीचे हो सकता है, डायरेक्ट वो कभी भी अमेरिकन के ना हवाले करेंगे ना उसको निकालने की कभी इजाजत देंगे। ठीक है चीमा साहब, आखिर में सब ये बता दें कि कब तक आपको इब्तदाई जो एग्रीमेंट है वो होता हुआ नजर आता है? मैं
मैं समझता हूँ कि मेरे से सवाल अगर कर ये लेबनान वाला इशू थोड़ा सा डाई डाउन होता है तो प्रोबेबली बहुत जल्द हम कम से कम फ्रेमवर्क, मैं आई एम नॉट सेइंग कि डील हो जाएगी, लेकिन जो फ्रेमवर्क है हाउ टू मूव अबाउट इट, और जो इनिशियल सीज फायर है एंड मे बी सम मूविंग बैक ऑफ ट्रूप्स अ लिटिल बिट, नॉट कंप्लीट, बट डी एस्केलेशन, डीमिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अगर लेबनान के ऊपर थोड़ी सी पेशरफ बेहतर तरीके से होती है और वहां पे अटैक जो स्पॉइलर का जो रोल है उसको सीरियसली हार्नेस किया जाता है, तो मे बी इन अ वीक्स टाइम वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है। कमर चीमा साहब, योर टेक, कब तक आपको एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता हुआ इब्तदाई तौर पर नजर आता है? देखिए, हम तो बिल्कुल 15 दिन पहले भी सोच रहे थे, 10 दिन पहले भी सोच रहे थे कि बिल्कुल एग्रीमेंट तैयार है। ट्रम्प साहब ने तो अरब लीडर से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, जो डील आपको मिलती है ले लो। अमेरिका के अंदर भी यही व्यू था। आप देखें, अब चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है कि अमेरिका, ईरान इतने मसले नहीं हैं। इस वक़्त जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के अंदर थोड़ी-सी ये मिसाइल्स चल रहे हैं और ये फॉर एग्जांपल ईरानी शिप्स जो निकलती हैं उन पे हमला कर दिया जाता है, ईरान उल्टा कुवैत, बहरीन पे कर देता है। तो ये तो बेसिकली आई वॉश एट डाइवर्जन है। असल चीज़ तो ये है कि वो जो चीज़ें सेटल हो चुकी हैं उनके ऊपर साइन कब होना है। तो मेरा ख्याल है ईरान भी ये नहीं बताना चाहता कि हाँ जी, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमने एग्रीमेंट बिल्कुल ओके हो चुका हुआ है और हम बस वेट कर रहे हैं साइन कराने का। मेरा ख्याल है कि इस वक़्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की कोशिश तो ये होगी कि जो कुछ एग्री हो चुका हुआ है उस पे ये दोनों पार्टी स्टिक करें और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका की और इजराइल की, उनको इमीडिएटली सॉल्व किया जाए। मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी असेसमेंट ये, वो जब भी हो जाएंगी तो एग्रीमेंट तो शायद सुबह भी हो जाए, कल हो जाए, या जैसे अभी जन साहब बात कर रहे थे, अभी मसला लेबनान का बढ़ गया है क्योंकि वहां पे नेतन्याहू के ऊपर भी देखें, वो भी तो डोमेस्टिकली भी उसको भी तो पता है मेरे ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैंने तुम्हें बचाया वरना तुम जेल में होते। तो वो चाहता है कि जंग कंटिन्यू रहे, मैं हिजबुल्लाह को हिट करता रहूं, मैं एक क्राइसिस में रहूं ताकि वॉर लाइक सिचुएशन हो, सिक्योरिटी कैबिनेट रोज डिस्कशंस कर रही हो, और अगर नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन इजराइल के अंदर आ जाती है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है ये चीज। सो ये भी एक खतरा है कि उसके डोमेस्टिक जो मसले हैं वो एक चैलेंज है ग्लोबल पीस ठीक के है। लिए। मतलब तो मेरा आप ये ख्याल है फरमा कि रहे हैं इसको कि पूरा मामला हल किया सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। आप दोनों मौजूद जो शख्सियात, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, एक चीज़ अच्छी है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ऑल दो हुई हैं, लेकिन दोनों जो फ्री कैन हैं वो भी इंटैक्ट हैं, बातचीत के लिए राजी नज़र आ रहे हैं और बैक चैनल खासा इस टाइम भी एक्टिव है। मतलब जो हम माजी में बात हो रही थी कि दोबारा जंग हो सकती है, कितने पर जंग के बादल जो है मंडला रहे हैं, वो सारी की सारी सूरत हाल जो है वो नहीं है। किसी भी टाइम एक अच्छी खबर आ सकती है कि अमेरिका और ईरान एक प्रॉपर एग्रीमेंट पर राजी हो गए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।